देखो, इस पेज से आपको पता चलेगा कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी कहाँ पे आते हैं। पिछली बार लोक सेवा पूछा, तो आखिर लोक सेवा कहाँ पे आता हुआ नजर आता है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हो तो प्रशासनिक अधिकारी कहाँ पे आएंगे, एक पूरे डायग्राम के माध्यम से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको मदद करेगा पेपर नंबर 2 में भी। इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट्स को समझने में ये डायग्राम खूब मदद करेगा। ठीक से इसको ध्यान करके देखना, पूरा आपको ढांचा समझ में आ जाएगा भारतीय संदर्भ में। नोट करो, राज्य, ऊपर में राज्य, स्टेट। टेक्निकल लैंग्वेज में, जो हम टेक्निकल लैंग्वेज साधारण बोलचाल की भाषा में तो हम बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य सबको कहते हैं। राज्य होने के लिए 4 पक्ष माने जाते हैं। कितने पक्ष? 4। कौन कौन सी चीजें हैं? निश्चित भूभाग है, बोलो। जनसंख्या है, सरकार है, और तीसरा चौथा क्या है? संप्रभुता है। संप्रभुता के बगल में लिख लो आप सॉवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। लिख लो, संप्रभुता का मतलब आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। ये राज्य का एक विशिष्ट लक्षण है। ये संगठनों से और जो ऑर्गेनाइजेशन से उससे अलग बनाता है राज्य को। किसके कारण? बोलो किसके कारण? सारे लोग बोलो किसके कारण? आज के समय में संप्रभुता की अवधारणा बदल रही है। आज कई सारे देशों के आंतरिक मुद्दे इतने प्रबल हैं कि वो आंतरिक मामलों में सर्वोच्च नहीं है और बाह्य मामलों में, जैसे भारत संप्रभु देश है। क्या है? संप्रभु है। क्यों? देश के भीतर हमें क्या करना है, हमें डिसीजन, जम्मू कश्मीर में क्या करना है, हमने डिसीजन लिया। कोई अगर और बोलता है, हम कहते हैं हमारे आंतरिक मामले में, ये सुनो, आंतरिक मामलों में हम क्या हैं? सर्वोच्च हैं, बोलो। और बाह्य मामलों में क्या हैं? हम किस पे संधि करें कि साइन करें कि न करें, इसको लेकर हम स्वतंत्र हैं। क्या हैं? कई बार हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होते, कहते कि नहीं, इससे हम बाहर रहेंगे, हम सिग्नेचर इस पे। अभी कई ऐसी बातें हुई हैं। वो किसको दर्शाता है? संप्रभुता को। सीरिया में देख लो, आंतरिक मामला इतना वहाँ पे कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। वहाँ पे रसिया पहुँचा हुआ है, अमेरिका भी है बाहर से, बोलो। उसको आप, वो है तो स्टेट, बोलो, परंतु वास्तव में वो क्या संप्रभुता है? क्या? अफगानिस्तान की दशा देख लो, है क्या? उसके बाह्य नीतियों का भी निर्धारण अमेरिका करता है। तो वर्तमान समय में संप्रभुता की अवधारणा तेज गति से बदल रही है। कभी भी सवाल आ सकता है सेकंड पेपर में। संदर्भ समझ में आना चाहिए। संप्रभुता किसे कहते हैं? संप्रभुता किसे कहते हैं? फिर से बोलो। और हम लोग संप्रभु हैं। ये सुनो, कभी भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि मेरी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एटाबाबाद में घुस के मारा, तो पाकिस्तान बराबर बोलता रहा कि मेरी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। ये सुनो, दूसरे के क्षेत्र में जाकर हवाई हमला होना, यह संप्रभुता का सरासर उल्लंघन है। ये सुनो, क्योंकि आंतरिक मामले में देश को सर्वोच्च माना जाता है। शब्द को ठीक से समझ लेना। कौन सा शब्द? बोलो कौन सा शब्द? संप्रभुता। अंग्रेजी में इसे सॉवरेनिटी कहते हैं। अब ये सरकार है। राज्य की इच्छाएं सरकार के माध्यम से ही साकारित होती हैं। अब सरकार के 2 पक्षों को हम लोग देखकर चल रहे हैं, सरकार के रूप और सरकार के अंग। सरकार के अंग, अब सरकार के रूप पे देखोगे तो सरकार के कई सारे रूप हैं, कई सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। जैसे राजतंत्र है, धर्मतंत्र है, और अभी कौन सा सरकार है भारत में? लोकतांत्रिक सरकार है। बार बार आता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है। ये सुनो, संसदीय लोकतंत्र है भारत में। कौन सा तंत्र है? सारे लोग बोलो, कौन सा लोकतंत्र है? तो सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? सारे लोग बोलो, कौन सा रूप? लोकप्रिय रूप।
जैसे पहले राजतंत्र था भूटान में, नेपाल में, कई जगहों पे राजतंत्र था, अब राजतंत्र खत्म हो रहा है। राजा का शासन, किसका शासन है, अभी खत्म हो गया। बगल में भूटान था, नेपाल था, बोलो सब खत्म हुआ। बहुत पहले धर्मतंत्र की बात होती थी कि धर्म के अनुसार, तंत्र मतलब शासन, तंत्र मतलब किसके अनुसार शासन, धर्माचार या धर्म ग्रंथ के अनुसार शासन। तो कौन सा शासन होगा? अभी भी जो ISIS जैसे संगठन है, ये किसकी मांग कर रहे हैं? बोलो किसके अनुसार शासन? धर्म के अनुसार। किसी खास धर्म के अनुसार ही शासन का संचालन, उसी धर्म के अनुसार सबको आचरण करना चाहिए। परंतु अब धर्मतंत्र की मांग कुछ जगहों पे उठती है, जैसे खलीफा शासन की बात होती है कभी कभी। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? बट पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय रूप सरकार का कौन सा है? जहां लोकतंत्र नहीं है वो लोग भी बोलते हैं मेरे देश में क्या है, लोकप्रियता रहती है। सबसे लोकप्रिय रूप सरकार का कौन? सारे लोग बोलो कौन? लोकतंत्र केवल सरकार का रूप ही नहीं है बल्कि जीवन पद्धति भी है। आगे देख लेंगे कैसे जीवन पद्धति है। और लोकतंत्र का मतलब लोक और तंत्र, इसको लोकतंत्र को बोल सकते हो जनतंत्र। क्या बोल सकते हो? जन का मतलब, तंत्र का मतलब, तो लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। किसका शासन? लोकतंत्र की बेहतरीन परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। किसने? अब्राहम लिंकन, अमेरिकन राष्ट्रपति। अब इसको 3 भागों में बांट लो आप, तो लोकतंत्र समझ में आ जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक सरकार है कि कई लोगों से पूछ लो, साल भर से पढ़ रहा है कि लोकतंत्र क्या, इसी में साफ है मामला, तो उसको समझ में नहीं आता लोकतंत्र क्या है। भारत में क्या है? लोकतंत्र है, जनता का शासन है। हर एक 5 साल के बाद सरकार को आना पड़ता है जनता की शरण में, ये सुनो। तो लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लिख लो, कभी लोकतंत्र मिले एक पैराग्राफ इस पे निकाल दो, इससे में कभी मौका मिले लिख के निकाल दो। किस पे? लोकतंत्र पे। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है और जनता के लिए शासन है। भारत में कैसी सरकार है? लोकतंत्रात्मक सरकार है, ये सुनो। तो इसीलिए देखो, सरकार जनता के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाती है। हमेशा देखोगे सैकड़ों योजनाएं हैं, लोग याद करते करते परेशान हो जाते, इतनी योजना बन गई है। महिलाओं के लिए योजना, वृद्धों के लिए, बालकों के लिए, मंदबुद्धि वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ योजना है। लोगों को पता नहीं है कि मेरे लिए कितनी योजना बनी है। बेरोजगार है उनके लिए अलग योजना है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? कन्या समृद्धि योजना, तो फलानी योजना, तो ये योजना। जो गरीब है उनके लिए अलग टाइप की योजना। किसके लिए शासन हो रहा है? बोलो है तो जनता के लिए शासन है। लोक कल्याणकारी शासन यहीं से आ जाएगा। बोलो ये सुनो। तो एक बार फिर से बोलना, लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। जनता का मतलब क्या है? नोट करो इसके नीचे। जनता का मतलब है कि शक्ति का स्रोत जनता में, शक्ति का अंतिम स्रोत जनता का शासन। शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है? जनता। शक्ति का अंतिम स्रोत सरकार को, जो भी सरकार बनती है अंत में किसकी शरण में जाती है? जनता के। वो मांगेगी वोट कि भाई तुम। और जनता का ये कैसे साक्ष्य तौर पे कि जनता का शासन है? लिख लो, नीचे लिख लो, साक्ष्य हम भारत के लोग ... प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग लिखा हुआ है। ये दर्शाता है कि शक्ति, ये जो लाइन जो है ना, हम भारत के लोग, ये जो वाक्यांश है ये दर्शाता है कि शक्ति का अंतिम स्रोत कौन? जनता। कई बार बोलते हैं जनता ही माई बाप है, जनता ही हमारी मालिक है। ये सुनो, लोग जनता जनार्दन बोलते हैं, बाद में उसी की शरण में आते हैं कि नहीं? धुरंधर लोग भी बाद में भले उसकी बात माने या न माने। तो ये किसका शासन है? फिर से बोलना, लोकतंत्र किसका शासन?
देखो पढ़ना ठीक से यहीं पे फोकस होकर पढ़ लोगे तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, फंडा क्लियर हो जाएगा। एक तरफा आपने पढ़ा है अभी तक, वो कि इधर में कोई बोल रहा है और आप वन साइडेड कर रहे हो। डायलॉग फॉर्म में बात करते हुए चलोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखोगे तो। ये पद्धति खूब लोग आईएएस बने, एक दो नहीं, आप पहली बार नहीं हो, ठीक है। बोलो जनता का शासन, किसके द्वारा शासन? देखो लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन होता है, परंतु जनता सीधे सीधे शासन नहीं करती। किसके माध्यम से? नोट कर लो, जनता के द्वारा शासन का आशय है जन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन। जनता के द्वारा शासन का मतलब जन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता है। इसीलिए यहां पे चुनाव प्रणाली, नीचे लिख लो चुनाव प्रणाली है, यहां पे नोट कर लो चुनाव प्रणाली। चुनाव आयोग देखता है समय समय पर, एक प्रॉपर चुनाव प्रणाली है कि कैसे हम जनप्रतिनिधियों का चयन करें। बोलो सांसदों का और विधायकों का होता है। तो किसके द्वारा शासन है? जब पहली बार ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो इसने कहा था कि हम जनता से पूछ पूछ के ही शासन करेंगे, कुछ भी कदम उठाएंगे तो जनता से पहले। तो इनका मानना था कि हम जनता का शासन सीधे सीधे स्थापित कर देंगे, बट हुआ क्या? बोलो शुरुआत में एक दो मुद्दों पे जनता की राय लेने का प्रयास किया गया कि आप क्या चाहते हो, उसी के अनुसार हम शासन करेंगे। एक होता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम शासन, एक होता है जनता का शासन। बट ये भारत जैसे विशाल देश में जनता का शासन सीधे सीधे थोड़ी संभव है। किसके माध्यम से? बोलो किसके माध्यम से? जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन। बोलो तो सीधा शासन नहीं, जन कभी कभी कुछ नए लोग आते हैं तो जोश में आ जाते हैं कि हम जनता से पूछ पूछ के रूल नियम बनाएंगे। और इस सरकार ने शुरुआत में थोड़ा एफर्ट किया था, बाद में लगा कि बहुत कठिन काम है, तो फिर जनप्रतिनिधि ही शासन करने लगे। ये छोड़ो। और तीसरा कौन सा शासन? नोट कर लो, जन कल्याण में शासन, लोक कल्याण हेतु शासन। यहीं पे लिख लो लोक कल्याणकारी, लोकहित में शासन, लोक कल्याणकारी शासन। लोक कल्याणकारी का मतलब हो गया कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनका विकास हो। लिख लो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, विकास आदि। क्लियर? एक बार फिर से बोलना, मैं पूछूं लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का मतलब शक्ति का अंतिम स्रोत। जनता के द्वारा शासन का मतलब जनप्रतिनिधियों के माध्यम शासन। और जनता के लिए शासन का मतलब, देखो सरकार का यह दायित्व है, चूंकि हमारे भीतर लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार का यह दायित्व है कि वह जनहित में शासन करे। किस में शासन करे? जनता के लिए शासन करे, अपने लिए नहीं। कई बार जो सरकार में लोग आते हैं अपने लिए ही अपने आगे बढ़ जाएंगे, जनता भले ही उनकी स्थिति बिगड़ जाए। है जनता के लिए शासन। बोलो तो अच्छी सरकार वो है जो जनहित में खूब कदम उठाए, सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मूलभूत आवश्यकता मतलब, मूलभूत आवश्यकता मतलब भोजन, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, ये सब क्या है? सुशासन। ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हो गई हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा नोट कर लो, यहाँ पे मूलभूत आवश्यकता अंडरलाइन करके नीचे लिख लो तीर देकर। कई लोगों को पता ही नहीं चलता मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सुशासन लिख लो। ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ये सुनो, लोकतंत्र में आज सेंसेबल और रेस्पॉन्सिव सरकार की बात की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना बनी है स्वास्थ्य के लिए कि सबको स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, बनी है, निःशुल्क मिल जाए। बोलो, और जितने बहु जगहों पे जो हॉस्पिटल्स हैं क्या कर रहे हैं? उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने सिलेबस में पढ़ना है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, देखो आप पढ़ना है सिलेबस में, देखो सिलेबस को बार बार देखो, याद कर लो, पढ़ना है।
निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र पढ़ना है। अब देखो, सरकार ने बनाया, योजना बनाई, सरकार ने योजना बनाई, आयुष्मान भारत बनाई, किसके लिए? जनता के लिए। और उसका निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग। सरकारी हॉस्पिटल दुरुपयोग कर रहा है कि निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल? निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल, जहां कुछ दवा जरूरत नहीं है वहां दवा दे दो, बीमारी कुछ है उसको जाके ऑपरेशन कर दो, बीमारी कुछ है उसको आईसीयू में लेटा दो 20 दिन तक और पैसा बनाओ। कितने हॉस्पिटल इस रेंज में आ रहे हैं अभी? ये सरासर निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के अभाव को दर्शाता है। जब आप लिखो इसको, बोलो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध हो रहा है ना, एक साइड में सरकार और दूसरे साइड में निजी क्षेत्र, तो बोलो ये स्वर्णो, एक साइड में कौन? सरकार, और दूसरे साइड में कौन? हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट लोगों के हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराओगे तो आपका बिल भरेगी कौन? सरकार। तो हुआ है हाथ में दर्द हो कर दे रहे हैं ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी कर देता है सब, ये तो दशा हो गई है। और कई जगहों पे ऐसे लोग हैं ना जो अशिक्षित हैं, बहुत जानकारी नहीं है, इनोसेंट आदमी है, वो गया किसी चीज़ के इलाज कराने के लिए, उसका बिल बढ़ाना है और बिल बढ़ा दिए। ये स्वर्णो, और ये सब ग्रिप में आ जाएंगे, देखना खूब रिपोर्ट आएगी। ये नैतिकता का पतन है कौन से संदर्भों में? निजी और। जब लिखोगे तो हम बिल्कुल करेंट टच दे के लिखो, और जब पढ़ लो तो किसी से टकराते रहो, कौन है सामने, इससे अंतर ही नहीं पड़ता है, वो पढ़ने वाला है कि पढ़ाने वाला, इससे अंतर नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो हम दसियों साक्ष्य देंगे निजी और सार्वजनिक संबंध में नैतिकता की बात को। ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया। सरकार तो बहुत अच्छा उपाय कर रही है, परंतु निजी क्षेत्र उसका क्या कर रहे हैं? बोलो, निजी क्षेत्र क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग। निजी क्षेत्र कहता है कि जमीन दे दो, मैं यहाँ पे स्कूल बना के गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये स्वर्णो। सरकार कम पैसे पे उनको क्या दे देती है? जमीन। और निजी क्षेत्र फिर पैसा कमाने का साधन। सरकार से तो वादा किया, ये बोलो ये स्वर्णो। सरकारी जमीन मतलब सार्वजनिक क्षेत्र हो गया वो, बोलो ये स्वर्णो। और निजी क्षेत्र की बात आ जाती है, तो खूब इसमें निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की बात है। हम इसको देखेंगे। लोगों ने अनटच्ड है, हमारे नोट्स को देख लो, उसके बाद दूसरे का नोट्स देखोगे तब गलतियां पाओगे। मैं कई बार पीछे लिखता रहा हूं कि तुलना करो, तुलना से पता चलता है कि श्रेष्ठता का पता चलेगा। तुलना नहीं करोगे ना इथिक्स में, तो जो जहां पढ़ रहा है वहीं पे खुश रहता है, उसको लगता है यही सबसे अच्छे हैं, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। तुलना करो तब समझ में आएगा ना लिमिटेशन, कौन कितने लिमिट में है, ये ध्यान रखना। लिमिटेशन पता चलेगा सामने वाले का। जब पढ़ने के बाद वो पढ़ोगे लगेगा अरे इसको तो उठा के फेंको इधर किनारे, जब तक नहीं तो उसी से प्रभावित हो जाओगे। समझ में आ रहा है? और इसको हम लोग देख लेंगे, ये पहले ही पार्ट में है, पहले ही टॉपिक के भीतर है, निजी और सार्वजनिक संबंधों में है। आयुष्मान भारत योजना को कोट कर दो, एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल है, सामने वाला भी खुश हो जाएगा, चेक कर भी कि बिल्कुल सही एग्जाम्पल निकाला है कि नहीं है। ये पार्ट क्लियर? बोलो ये पार्ट क्लियर? आ जाते हैं अंग पे। इसी अंग में निकाल लेंगे हम लोग ब्यूरोक्रेसी को। अब इसको थोड़ा सा सरकार के अंग, सरकार के अंग, इस पार्ट को ठीक से समझना है। इस पार्ट को समझोगे तो ये मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज का मतलब कई जगहों पे उपयोगी है, ध्यान रखना। सरकार का अंग, भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे सरकार के कितने अंग हैं? 3। पहला, बोलो सारे लोग, पहला विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तीनों के नीचे लिखो। पहला यहाँ पे प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण, प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण, कानूनों का निर्माण। बीच में लिखोगे कार्यपालिका में कानूनों को लागू करना,
और न्यायपालिका में लिखोगे विवाद निवारण संस्था, न्यायपालिका के सामने लिख लोगे विवाद निवारण संस्था। नोट कर लोगे विवाद निवारण संस्था। उस दूसरा पॉइंट लिख लोगे औचित्य अनौचित्य का निर्धारण। न्यायपालिका के नीचे औचित्य अनौचित्य मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका निर्धारण यही दंड की व्यवस्था करता है। कौन? न्यायपालिका। विवाद होगा, कुछ अगर गलत काम किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो दंड कौन देगा? तो नोट कर लो कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में निर्णय किसकी स्थिति में? उल्लंघन। अंडरलाइन कर लेना उल्लंघन। अभी रिसेंट में देख लो उल्लंघन की स्थिति में निर्णय कौन लेगा? न्यायपालिका। कहीं पे कुछ उल्लंघन हो रहा है तो फाइनली जजमेंट कौन लेता है? जैसे उल्लंघन दो तरीके का है। अगर मान लो विधायिका ने कोई कानून बना दिया, क्या बना दिया, और कानून को कोई तोड़ रहा है यानी उल्लंघन कर रहा है, तो निर्णय कौन लेगी? उनको दंडित कौन करेगी? न्यायपालिका। एक बात हुई, बोलो सारे लोग। उल्लंघन की स्थिति में निर्णय कौन लेगी? किसका उल्लंघन? कानूनों को उल्लंघन करेगा, सजा कौन? कई बार पुलिस वाले ही सजा देने लगते हैं। पुलिस का काम है कल्प्रिट को पकड़ के कहां पहुंचाना, वो दंड की व्यवस्था करेगा। बोलो यस और नो। अच्छा, उल्लंघन दो प्रकार का है। अगर मान लो विधायिका ने कोई कानून बनाया, और वो कानून अगर लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तब पर भी जजमेंट कौन लेगी? अभी कई लोग जो अभी CAA बना है, इसको लोगों ने कहां पे चैलेंज कर दिया? अच्छा, किस आधार पे चैलेंज किया? कि इससे मौलिक अधिकारों का ये अनौचित्यपूर्ण है, अनौचित्य है, इसका कोई औचित्य, इससे मौलिक अधिकारों का। अब न्यायपालिका निर्णय लेगी। बोलो कौन लेगी? तो उल्लंघन के संदर्भ में दो पक्ष हैं। एक तो हुआ कानून बना हुआ है और उसका कोई उल्लंघन कर रहा है, जिसको स्वीकृति न्यायपालिका भी मानती है कि कानून ठीक है। बोलो उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था कौन? सारे लोग बोलो कौन? और कई बार होता है कि यहां पे कोई कानून बनाया जाता है, किसके द्वारा? सरकार ने कानून बनाया पीछे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के द्वारा की जाएगी। बना? तो बोलो बना। न्यायपालिका ने क्या किया? उसे रद्द कर दिया। बोले कि नहीं, वो कॉलेजियम सिस्टम ठीक है। बोलो यस और नो। तो कानूनों की वो औचित्यपूर्ण है कि वो होना चाहिए कि इसका भी निर्णय कौन करता है? न्यायपालिका। बोलो यस और नो। भारत में शक्तियों का पृथकीकरण है, ध्यान करना। अनुच्छेद 50 के तहत कौन कौन अलग हैं? फंडे को ध्यान रखना तो विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। बोलो। और अभी चैलेंज, विधायिका ने कानून बनाया है, पारित हो गया है संसद से। बोलो दोनों सदनों से पारित हुआ है। कौन सा कानून? मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हो गया। अब लोगों ने चैलेंज कहां दिया? न्यायपालिका अब कहेगी कि उल्लंघन हुआ है कि किसका उल्लंघन? न्यायपालिका का यह काम है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करे, जनता को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। ये सुनो। तो अब ये विवाद हो रहा है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि नहीं है। कौन से आर्टिकल के तहत? 13 के तहत। अरे बोलो किसके तहत? 13 के तहत। वो थोड़ा जाके देख लेना, आपको ये फंडा क्लियर होगा। तो सेकेंड पेपर में बहुत 14 में तो समता का अधिकार है, उसके ठीक पहले 13 है। आप जाके देखना, समझ में आ रहा है। लोग चैलेंज कर रहे हैं कहां पे? कोर्ट में, कि भाई ये अधिकार ठीक नहीं, इससे जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, समता के अधिकार का क्या है? उल्लंघन हुआ है। अरे बोलो यस और नो। निर्णय कौन लेगी? और न्यायपालिका कार्यपालिका से क्या है? पृथक है। बट कई बार दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर करते हैं, ध्यान रखना।
ज़्यादा मजबूत अगर इधर में कार्यपालिका है तो वो भी इंटरफेयर करती है, और कभी कभी न्यायपालिका भी वो भी बताती है विधानसभा की कार्रवाई ऐसे करो, ये सवर्णो बोलो होता है कि नहीं। उस समय आता है रिपोर्ट कि ये एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है, इंट्रूजन हो रहा है। बोलो अब समझ में आ रहा है सक्रियता का मतलब क्या। इनमें जबकि है शक्ति का, उनको अपने एरिया में काम करना, बट कई बार ये लोग ठीक से काम, तो उधर से आदेश आता है, निर्देश होता है कि ऐसे काम करना है। वीडियो भी बनाओ, कई बार वोटिंग होती है तो न्यायपालिका के निर्देश पे वो सारी गतिविधियों का संपादन कराना पड़ता है। बोलो ये स्वर्णो। विधायिका क्या बनाएगी? कानून। कार्यपालिका उसको लागू करेगी। न्यायपालिका में अगर औचित्य है कि अनौचित्य है, दंड का निर्धारण, ये सब बातें कौन? ये विवाद निवारण संस्था है। यहाँ पे लिख लो विधायिका के नीचे में विधायिका के नीचे में जनता की इच्छाओं एवं हितों का सबसे प्रमुख संरक्षक। विधायिका के नीचे में जनता की इच्छाओं एवं हितों का सबसे प्रमुख संरक्षक। संरक्षक बोलो क्या लिखा? संरक्षक। किसके हितों का? इसको लिखो आप, कार्यपालिका के नीचे लिख लो आप, कार्यपालिका के नीचे लो, राज्य के पहिए की तरह। कार्यपालिका राज्य के पहिए की तरह। पहिया ठीक से नहीं घूमेगा तो राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कार्यपालिका को ठीक से काम करना पड़ेगा। और तीसरा लिख लोगे संविधान के रखवाले, संरक्षक, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के संरक्षक, संविधान के रखवाले, गार्जियन। संविधान का रखवाला कौन? न्यायपालिका। ध्यान रखना वो गार्जियन है, नोट कर लो, गार्जियन, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो देख लिया। सबसे पहले कानून का निर्माण कौन, उसको लागू कौन, और जनता की इच्छाओं का सबसे बड़ा संरक्षक कौन? कानून, ये संविधान का संरक्षक कौन? इस पे प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। जो न्यायपालिका है वो गार्जियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के एंटी में कोई काम नहीं होना, वो कौन रखवाला का रखवाला है? और जनता की इच्छाएं विधायिका। इसमें सब लोग आए हुए हैं, जनता की इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बोलो ये स्वर्णो। और ये कार्यपालिका है, 50 के तहत दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो विधायिका में है, अगर विधायिका को देखोगे तो दो स्तरों पे देखोगे, केंद्र स्तर पे देखोगे और राज्य स्तर पे देखोगे। नोट कर लो, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर पे दो सदन आपको मिलेंगे विधायिका में, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। राज्य में आपको विधानमंडल मिलता है। विधानमंडल, विधानमंडल के दो पक्ष हो सकते हैं। विधानसभा हो सकता है और विधान परिषद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विधानसभा, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद स्टेट्स में होगा। और केंद्र में कौन? बोलो केंद्र में कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये ध्यान रखना। और लोकसभा, राज्यसभा और इसमें मिला दोगे राष्ट्रपति को तो ये हो जाएगा संसद। नोट कर लेना, प्लस मिला दो राष्ट्रपति तो हो जाएगा संसद। अलग से संसद में कितने लोग होते हैं? संसद को कितने पार्ट्स है? 3। कौन कौन से? सारे लोग बोलो। संसद के कितने पार्ट? बोलो कितने पार्ट्स? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 लोग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? संसद का। ध्यान करना, 3 लोग मिलकर किसका निर्माण? संसद का। और राज्य में क्या होगा? विधानसभा होगी और विधान परिषद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये ध्यान रख लेना। इज इट क्लियर? ये सब फिर पार्ट चला जाता है पॉलिटी में। जहाँ पे आप पॉलिटी पढ़ते हो वहाँ पे इसको और थोड़ा सा डिटेल करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि लोकसभा, ये सीधा सीधा नोट कर लो। राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के नीचे लिख लो उच्च सदन है, ये लिख लो। और लोकसभा निम्न सदन।
और लोकसभा के नीचे लिख लो, ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, नोट कर लो। राज्यसभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन। इधर में डिटेल में नहीं जाना है अपने को तो बेसिकली आना है कार्यपालिका पे। अब कार्यपालिका को हम दो रूपों में बांट कर देख रहे हैं। इसी कार्यपालिका के भीतर एक स्तर पे ब्यूरोक्रेसी आएगी। आप जो सिविल सेवा में जो जाने का प्रयास कर रहे हो कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और इसी के भीतर आएगा। तो हम इसको दो रूपों में बांट कर देख रहे हैं। किसको? कार्यपालिका को। पहले इसको बांटते हैं जैसे इस तरीके से बांटते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में देखोगे तो क्या आएगा? केंद्र स्तर पे जो कार्यपालिका है, बोलो, इसमें दो पार्ट में बांट लो। एक लिख लो संवैधानिक, दूसरा लिख लो वास्तविक। केंद्र स्तर पे संवैधानिक और दूसरा लिख लो वास्तविक। संवैधानिक और दूसरे स्तर पे क्या लिखोगे? वास्तविक। संवैधानिक के नीचे लिख लो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे लिख लो आप नाम मात्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख। राष्ट्रपति के नीचे नाम मात्र का प्रमुख, नॉमिनल, औपचारिक, फॉर्मल, संवैधानिक। और वास्तविक के नीचे लिख लो आप प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। सेम ये स्थिति राज्य स्तर पे है। राज्य स्तर पे नाम के स्तर पे राज्यपाल हैं और वास्तव में है मुख्यमंत्री हैं। बोलो ये और नो। केंद्र स्तर पे कौन? बोलो, केंद्र स्तर पे कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन? राष्ट्रपति। और कैसा प्रधान है वो? नाम मात्र के हैं, वास्तविक प्रधान नहीं। उनको इनके सलाह और परामर्श के अनुसार काम करना पड़ता है। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनके सलाह और परामर्श से ही वो स्टेप लेंगे। कौन? ये संवैधानिक प्रमुख हैं, नाम के प्रमुख हैं, ये स्वर्णो औपचारिक प्रमुख हैं। शब्द को ये ध्यान रखना। वास्तविक प्रमुख कौन? बोलो कहां पे? ये संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण है। कौन सा शासन? संसदीय शासन का एक प्रमुख लक्षण, एक नाम तो होगा और दूसरा, बोलो दूसरा। अब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये सुनो, ब्रिटेन का राजा भी वो वंशानुगत है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ध्यान रखना। जहां संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का विधायिका के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वायत्त एवं स्वतंत्र होती है। वहां वास्तविक और नामतः का कोई भेद नहीं होता। बोलो यस और नो। राज्य स्तर पे हेड कौन? नॉमिनल हेड कौन? राज्यपाल। और वास्तव में सारी ताकत किसके भीतर? बोलो किसके भीतर? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? अब ध्यान करना कि कार्यपालिका का जो निर्माण होता है, इसमें कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दो, अगर राज्यपाल और इनको छोड़कर, तो 3 प्रकार के मंत्री बनते हैं इसके भीतर में। नोट कर लो, 3 प्रकार के मंत्री। इसी के नीचे मंत्री कितने टाइप के? 3 प्रकार के। इस तीनों कार्यपालिका से संबंधित हो गए, नोट कर लो। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सब कार्यपालिका के भीतर आएंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन से?
अब देखो, मान लो हम केवल एक जगह पे लेके चले, मान लो राज्य को हमने ले लिया। अब राज्य में भी तीनों स्तर के मंत्री होंगे। मान लो एक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखो आप, चूंकि रिसेंट अभी हुआ है और वहां पे अभी सरकार का गठन हुआ है। बोलो, बहुत सारे विधायक चुन के आ गए। बोलो यस और नो। राज्य में विधायक आ गए, विधायिका में आ गए। वहां पे राज्यसभा में, ये विधानसभा में आए सारे लोग। बोलो आए, फिर से बोलो आए, विधानसभा में चयनित होकर आए। अब इसमें से कार्यपालिका का चयन हो रहा है, मंत्रियों का चयन हो रहा है। तो विधायिका से लोग हट के चाहते हैं कि हम कहां पे चले जाएं, कहां पे चले जाएं, कार्यपालिका मंत्री बन जाए। बोलो, अगर मान लो केवल विधायक हैं तो जाएंगे अपना विधानसभा में जाएंगे, बैठेंगे और आएंगे, और मंत्री बनते उनको अलग अलग प्रभार मिल जाएगा। सत्ता का, सबको सत्ता का सुख चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया। तो वो लोग सब किसका अंग बनने का प्रयास कर रहे हैं अभी कहां पे बनने का प्रयास कहां कर रहे हैं? कार्यपालिका में। बोलो, क्योंकि कार्यपालिका में होगा कौन? एक तो राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल तो नॉमिनेटेड हैं, और मुख्यमंत्री हैं, और इनके साथ साथ कौन है? मंत्री। अब मंत्रिपरिषद में कितने टाइप के मंत्री होंगे? तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाएं, और खूब आपस में घमासान मचा हुआ है। बोलो, तो ये सारे लोग कहां चाह रहे हैं? अब महाराष्ट्र में देखो, कांग्रेस का विधायक भी चाह रहा है कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया, मंत्रिपरिषद में मुझे भी ले लो। शिवसेना का विधायक भी वो चाह रहे हैं कि कहां पे चले जाएं। बोलो यस और नो। एनसीपी के भी आता है कि फलानी पार्टी ने मलाईदार पोस्ट पे कब्जा कर लिया, आता है पेपरों में। बोलो, तो ये सब जो विधायक हैं, जो उस राज्य में, महाराष्ट्र में जो चयनित हुए हैं विधायक हैं, वो किसके पार्ट हैं? बोलो, किसके पार्ट हैं? और सब चाहते हैं कहां पे आ जाएं? कार्यपालिका में आ जाए। मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, अब नीचे में मंत्रिपरिषद बनी हुई है। बोलो यस और नो। तो सब में बंटवारा हो रहा है कि ठीक है, आप 12 मंत्री आप ले लो, 14 मंत्री आप ले लो, 15 मंत्री आप ले लो, क्योंकि सरकार के संचालन में इसी की प्रमुख भूमिका है। अब विधायक जी होंगे, जाएंगे, बैठेंगे विधानसभा में, उसके बाद निकल के जाएंगे। उनका कोई स्पेशल कोई डिपार्टमेंट तो नहीं होगा ना, जहां गए सैकड़ों लोग उनकी आव भगत में लगे हुए हैं। मंत्री बनते ही, बोलो मंत्री बनते ही सत्ता आ गई। तो बोलो यस और नो। मान लो पथ निर्माण मंत्री बन गए, तो उसके अंडर में हजारों लोग हैं, सब आपको बॉस मानेंगे। आप चाहोगे तो जिनको होगा सस्पेंड कर दोगे, थोड़ा भी कोई आधार हो तो सब लोग आपकी अगरबत्ती उतारेंगे। तो सारे लोग विधायिका से हट के अब कहां पे जाना चाह रहे हैं? उसी का देखो, कार्यपालिका विधायिका का अंग ही है, एक तरीके से आंगिक संबंध होता है। कैसा संबंध? आंगिक संबंध है। परंतु लोग इसमें से हट के किस में जाना चाह रहे हैं कि हमें विधायक तो हैं ही, विधायक के साथ साथ मंत्री अब बन गए। मंत्री बनेंगे तो सत्ता का सुख, पावर, बोलो, और जनता की सेवा करने का मौका भी मिलता है। इस तरीके से भी बोल सकते हो। कितनी सेवा होगी बात अलग है, परंतु जनता की सेवा का मौका मिलता है। तो सब लोग चाह रहे हैं कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया। झंझट किस बात को लेकर चल रहा है? सब लोग तो विधायक हैं ही, हैं कि नहीं विधायक? किसके अंदर आने का मतलब? कहां पे? बोलो कहां पे? कि मुझे मंत्री परिषद का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। कोई तो मंत्री दे दो, कैबिनेट मंत्री मत बनाओ तो राज्य मंत्री बना दो, उप मंत्री बनाओ, स्वतंत्र प्रभार, मतलब इसमें शामिल हो जाए। कहां पे? बोलो कहां पे? मंत्री परिषद में। बोलो यस और नो। तो सब जो विधायिका के लोग हैं वो सब चाह रहे हैं कहां पे आ जाएं। कोई कहता है मैं 5 बार से जीता हूं, मुझे मंत्री नहीं बना दो। केवल विधायक ही थोड़ी रहूंगा। बोलो कोई पोस्ट दो, कोई मंत्रालय दो, जिसका मंत्रालय का मैं हेड करूं। बोलो यस और नो। तो संदर्भ समझना, हर एक जगह पे विवाद किसको लेकर होता है? फिर इसी में आने का। और यही विभिन्न डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, और इन्हीं के साथ मिलके आईएएस अधिकारियों को, ऑफिसर्स को काम करना होता है, जो विभिन्न मंत्रालयों के हेड हैं। यस और नो। आपको इनके साथ रहना पड़ता है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी है एक तरीके से, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से आएंगे जनता की अदालत में। तो जितने आईएएस अधिकारी, ऑफिसर्स हैं, उनको किनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है? क्योंकि यही विभिन्न मंत्रालयों के बॉस बनेंगे। बोलो, बोलो यस और नो। तो आपको तो अधिकार मिला है, काम किसके निर्देशन में करना है?
बताना पड़ता है, इनके साथ मिलके काम करना पड़ता है। इसलिए जिस इलाके का भाई जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो और उस इलाके का डीएम अगर दोनों चाहते हो कि जनता के हित में काम किया जाए तो उस जिले की तकदीर बदल जाए। अगर दोनों मिलके चाहें कि भाई जनता का विकास हो, ये सुनो, तो वो इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने सारे फंड्स हैं हर एक जिले के लिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा तो कभी नहीं मरेगा और सबके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये सुनो। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि सब लोग किस में आना चाह रहे हैं। बोलो, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी फिक्स्ड हो गए हैं, तो वो है कि, और इसमें लगभग 15% का एक माना गया है कि जितनी विधायिका उसका 15% लोग मंत्री बने। वो अलग एक थे, वो सब पक्ष बना हुआ है नियम कानून, तो वो जाओगे आप सेकंड पेपर में, वो अपने से कोई मतलब नहीं है। बट अब यहाँ पे आ गए हो तो अब समझने में आसानी होगी कि ब्यूरोक्रेट कहाँ पे आते हैं, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो, आप अधिकारी बनने का प्रयास कर रहे हो। ये सुनो, आपको किसके साथ मिलके काम करना होगा? इन्हीं सारे मंत्रियों के साथ। बोलो, अब जिसे मान लो कोई गृह मंत्री बना हुआ है, आप कुछ भी करोगे तो आपको तो कुछ भी गलत काम हुआ तो सीधे सीधे नोटिस आ जाएगी, एक्शन हो सकता है वहाँ से। ये सुनो, बोलो ये सुनो। तो ध्यान रखना। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं गैर राजनीतिक कार्यपालिका में। कहाँ पे? न्यायपालिका समझ में आ गई। भारत में नोट कर लो, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र है, निष्पक्ष और एकीकृत है। एकीकृत का मतलब सोपान क्रम है। क्या है? हायरार्की है। टॉप लेवल पे आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति उभरती है, हायरार्की है। हाई कोर्ट है, नीचे में और कोर्ट्स आते जाएंगे। क्लियर? सोपान क्रम है, टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका। और जब भी कुछ होता है, कुछ ऐसा कार्य, अगर कुछ मान लो इन्होंने कुछ गलत काम किया, सीधे सीधे चैलेंज कहाँ पे? न्यायपालिका में। न्यायपालिका फिर देखती है कि ये काम सही है कि, अब न्यायपालिका को जजमेंट लेना है कि ये जो हुआ है इससे जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सुनो, एक ग्रुप कहता है कि हो रहा है, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब कि कौन डिसाइड करेगा? 370 को लेकर भी मामला वहां पे अभी सुनवाई होगी सुनवाई, तो बोलो होगी कि नहीं होगी? अभी वो भी मामला कोर्ट में गया है। अब कोर्ट फैसला देगा कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कई जगहों पे तोड़ फोड़ मची, ये विरोध करने क्रम में तो लोग कोर्ट पहुंच गए, रोका जाए। कोर्ट ने कहा तोड़ फोड़ मत बचाओ, ये अपने तरीके से करो, हम इस पर कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। तो कई बार कोर्ट इनकार भी कर देता है, छोड़ देता है किसके जिम्मे, करता है कि नहीं करता है। ये अगर फंडा आपका क्रिस्टल क्लियर है ना, तो जो भी घटना घटेगी आपको समझ में आएगा, कहीं ना कहीं से कोरिलेट करोगे आप। और ये फंडा अगर ये मस्तिष्क में नहीं बैठा हुआ तो समझ में नहीं आएगा कभी। सिस्टम समझ के लिखोगे ना तो बहुत आसानी है। बोलो, तो सरकार के कितने अंग, कौन कौन से? कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सुनो, और कार्यपालिका दोनों स्तरों पे है, केंद्र स्तर पे और दोनों जगहों पे वास्तविक और नामित हैं। ये सुनो, मुख्यमंत्री वास्तविक हेड कार्यपालिका का, और राज्यपाल नॉमिनल। संविधान के दृष्टिकोण से वही हेड है। कौन? राज्यपाल हेड हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति हेड हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। ये सुनो, सारे काम उन्हीं के नाम पे होते हैं। संधि होगी किसके नाम से? समझ में आया? आईएएस भी बनोगे तो समझ में आया? तो सारा नाम के हैं, वास्तव में सारा काम कौन, सारी ताकत किसके पास? प्रधानमंत्री। और यहाँ पे स्टेट में चीफ मिनिस्टर। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? और विवाद होगा तो विवाद निवारण संस्था कौन? न्यायपालिका, विवाद निवारण संस्था। और ये है पहिए के समान। किसके समान? सरकार कितनी रफ्तार में चलेगी, सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है? पहिए के ऊपर। अब बहुत अच्छा चीज बना लो और ये ठीक से लागू नहीं करे तो वो चीज फेल हो सकता है। ये सुनो, जो नीति और योजनाओं को लागू करने का दायित्व किनके ऊपर है? तो नीति और योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यपालिका कैसा काम कर रही है।
इज इट क्लियर? रूम पे भी पढ़ लेना तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी ठीक से, और बैठ गया तो फिर तो रास्ता खुल जाएगा। आपको सिस्टम समझने में आसानी होगी सेकंड पेपर को, क्योंकि वहाँ पे आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब पढ़ना है। ये सुनो, बहुत सारी एजेंसियों के बारे में पढ़ना है जो इन चीज़ों में सहायता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं। इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? अब आते हैं फिर से कार्यपालिका को दो भागों में बांटो। आप बीच में लिखो कार्यपालिका, फ्रेश पेज कर लो। सरकार के एक प्रमुख अंग है कार्यपालिका, है? सरकार का एक अंग कौन है? कार्यपालिका है। अब कार्यपालिका को दो भागों में बांटो आप। एक है राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका, और दूसरा है गैर राजनीतिक कार्यपालिका। गैर राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के नीचे लिख लो आप मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और गैर राजनीतिक पालिका के नीचे लिखो अधिकारी तंत्र, सिविल सेवक। अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी आप लिख सकते हो, अधिकारी तंत्र, सिविल सेवक। तो मैं पूछूं सिविल सेवक क्या हैं? सारे लोग बोलो। गैर राजनीतिक कार्यपालिका के पार्ट हैं। ये सब क्या हैं? सरकार के क्या हैं? सरकार के किसके अंग हैं? परंतु कैसी कार्यपालिका? ये एक बार आते हैं तो 60 से 62 साल तक लगभग बने रहते हैं। अगर इन्होंने ठीक से काम किया, गलत नहीं किया, ये है तो इनको सामान्यतः क्या कहा जाता है? सारे लोग बोलो, क्या कहा जाता है? फिर से बोलो, क्या कहा जाता है? अस्थाई। ये तो 5-5 साल में इनको जनता की अदालत में जाना होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अस्थाई। और ये सब कैसे हैं? राजनीतिक कार्यपालिका, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद आदि हो गए, स्टेट वहाँ प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, जो भी जितने लोग हैं, ये सब किसके पार्ट्स हैं? बोलो किसके पार्ट्स हैं? कौन से पार्ट्स? क्लियर? और ये सिविल सेवक कहाँ पे? तो सिविल सेवक सरकार के एक अंग हैं। क्या है? बोलो, सरकार के एक। और सिविल सेवकों का सबसे प्रमुख काम क्या है? कानून को, बोलो, कानून को लागू करवाना, ये सुनो। नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करना, बोलो ये सुनो। नीतियों और योजनाओं को लागू करना, नोट कर लो। नीति और योजनाएं, नीतियों को, योजनाओं को लागू करना। मैं पूछूं आईएएस का सबसे मेन काम बताओ। नीतियों और योजनाओं को, मान लो मैं पूछूं आईपीएस का काम बताओ, नंबर 1 काम कानून और व्यवस्था बनाए रख। उसी में अलग अलग संदर्भ हो जाता है, कानून और व्यवस्था आईएएस पे भी चला जाएगा, बोलो। बट प्रधानता देखो तो जो देखोगे, नीतियों और योजनाओं को लागू करने का काम पुलिस अधिकारी का नहीं है। वो तो केवल दिखाएगा कि वातावरण ठीक बना रहे, कोई अपराध न करे। लागू करने का काम कौन? बोलो कौन? फंड किसके पास जाता है? पुलिस के पास कि आईएएस अधिकारी के पास, डीएम के पास? पुलिस के पास जाता है क्या कोई फंड? बोलो जाता है क्या? तो ये कठिनाई है। अब पुलिस के पास फंड नहीं जाता है। कई बार पुलिस वालों से बात करोगे, उनको दर्द अलग टाइप में है। सारे फंड किसके पास जाता है? सारा फंड डीएम साहब के पास ही जाता है। अरे बोलो ये सुनो, सारी योजनाओं को लागू करने का दायित्व किनको? पुलिस के पास तो कोई फंड ही नहीं है, तो फिर कठिनाई पैदा होती है। बोलो फंड किसके पास? विकासात्मक गतिविधियों को
क्रियान्वित करने के दायित्व किसके पास? डीएम महोदय के पास है ना। बोलो, वही सब लागू करें। किसको कितना मुआवजा देना है, पुलिस के थोड़े ही है कितना उनको मुआवजा देना है। बोलो, फसल नष्ट हो गई, मुआवजा कौन देंगे? बोलो, कौन देंगे? डीएम महोदय की आईपीएस? कानून और व्यवस्था प्रधान रूप से। तो ये अधिकारी तंत्र किससे संबंधित है? सारे लोग बोलना। और ये किसके अंग हैं? सरकार के। किसके? कार्यपालिका। कैसी कार्यपालिका? कैसी कार्यपालिका? अस्थाई कार्यपालिका। और अस्थाई कार्यपालिका है, परमानेंट इसको बोलते हैं। परंतु है क्या अभी कि अगर ठीक से कोई काम नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी पूर्वक कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, तो सरकार उनको जबरन रिटायर कर देगी। क्या करेगी? जबरन रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट नहीं। पर एक होता है कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट, आप स्वेच्छा से रिटायर्ड हो जाओ। और अब हर एक साल सैकड़ों अधिकारियों को सरकार जबरन क्या कर रही है? 60 साल 62 साल से पहले ही पता है सरकार कर रही है रिटायर है, जबकि क्या, परंतु अब इनके ऊपर भी एक तलवार टाइप में लटकने लगी है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा तो फिर, अब तो P4 का कॉन्सेप्ट आ गया है, परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस होगा तभी आपको पेमेंट मिलेगा, तभी प्रमोशन होगा और तभी पेंशन मिलेगा। किससे? किससे? लिख लो परफॉर्मेंस और सामने 3 भागों में बांट लो, जहां मौका मिले लिख देना। कैसे सुधार करोगे लोक सेवा में? परफॉर्मेंस के बेस्ड पे प्रमोशन होगा, पेमेंट मिलेगा और पेंशन। और परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो जबरन रिटायर है। बोलो ये स्वर्णो, तो परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। अब तो परफॉर्मेंस पे खूब सरकार जोर दे रही है। अभी तक क्या है, परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। आप मान लो अगर आपका किसी का 2007 में सिलेक्शन हुआ है, इमेजिन, और 2020 में उनको प्रमोशन हो रहा है, तो 2007 बैच के सभी लोगों का 2020 में प्रमोशन होता है। जो व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छा नहीं किया उसका भी प्रमोशन होगा, जो हल्का काम किया वो उसका भी प्रमोशन हो रहा है। एक साथ उस बैच के सभी लोगों का प्रमोशन होता है। अभी तक ये पद्धति है, आगे हो सकता है कि चेंज हो जाए, सरकार चेंज कर देगी। परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है तो उसको जल्दी प्रमोट कर देगी, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उनको, अभी तक तो एक बैच के सभी लोग प्रमोट होते थे, भले ही उनका परफॉर्मेंस ठीक हो या ना हो। तो सरकार अब कौन सा ला रही है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बात कर रही है। और परफॉर्मेंस की बात होगी तो सुधार होगा सिविल सेवा में। सारे लोग बोलो। तो मान लो सिविल सेवा में सुधार के लिए एक उपाय बताओ। बोलो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कर देना चाहिए। बोलो भाई, जो प्रमोशन है वो किस पे बेस्ड हो जाना चाहिए, और ये रिपोर्ट में भी आ गई है। तो बोलो यस और नो। तो लोगों के ऊपर प्रेशर रहेगा कि भाई मुझे परफॉर्म ठीक से करना है, परफॉर्म ठीक से नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? पीछे इज इट क्लियर? अब देखो यहां पे अगर मैं पूछूं सिविल सेवक कौन है, तो बोलोगे सिविल सेवक गैर राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थाई कार्यपालिका के अंग है। ये बेसिकली किसके अंग है? तो कभी पूछा जाता है कि आप सिविल सेवक क्यों बनना चाहते हो, तो सिविल सेवक बनोगे तो आप सरकार के अंग बन जाओगे। सरकार के किसका अंग बनोगे? और यहां पे मुख्य दायित्व तो क्या है? नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करना। बोलो। और नीतियों योजनाओं को क्रियान्वित करके आप जनहित में बहुत सारा काम कर सकते हो। अगर आप डीएम हो तो आपके पास बहुत सारी पॉलिसीज की स्थिति है, आप चाहोगे तो अपने जिले की किस्मत बदल सकते हो। इतने केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, हर एक जिले के लिए योजनाएं हैं। किसानों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग, है कि नहीं है? लोगों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। बोलो यस और नो। तो कभी कभी कोई डीएम किसी अच्छे जिले में अच्छा आ जाता है, पूरे उस जिले के लोगों की स्थिति सुधरने लगती है, लोग मानने लगते हैं, याद करते हैं कि ये डीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया था कि नहीं? बोलो
अभी हमारा शिष्य है वहाँ इलाहाबाद में, पूरा देख लो इलाहाबाद की स्थिति पहले की तुलना में। अभी सारे चौराहे जो हैं सारा अतिक्रमण हटा के पहले की तुलना में ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। बोलो है कि नहीं है? तो आप समझ सकते हो जीवन किस स्तर पे गुणात्मक इतना परिवर्तन हो जाता है। हमने वो भी दौर देखा है संघर्ष का, वो भी दौर देखा जब अब कभी आ रहे हो मुखर्जी नगर से आते हो कैंप से, तो रास्ते में एक आता है झुग्गी, न्यू लाइफ से टर्न लोगे तो भीतर में चले जाना, पता लगाना 208 नंबर की झुग्गी हरिश्चंद्र था, उसी झुग्गी पे उसकी पूरी फैमिली रहती थी। एक बार में आईपीएस बना, पहला अटेम्प्ट क्लिक, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, और अपने पास फिलॉसफी में था और जीएस से भी संबंधित पक्षों में गाइडेंस था हमारा, हमारे साथ साथ और एक दो लोग थे उनके साथ साथ, और एक अटेम्प्ट में निकल के झुग्गी नंबर 208 से निकला आईपीएस ऑफिसर। कोई भटकाव नहीं, भटकाव हो तो फिर तो 4-5 साल लगेगा। 1 साल, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 साल की तैयारी करो। 1 साल में संभव है, असंभव नहीं है। तो जानबूझ के कुछ गेम हो गया है हिंदी मीडियम के साथ, वो 2 साल समझ लेता है, 3 साल समझता है। ठीक से पढ़ लोगे, अगर क्लास में ठीक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक से अभ्यास हो रहा है, तो 1 साल पर्याप्त। और 1 साल में प्रयास करो कि ये 3 साल 4 साल का प्रोग्राम मत बनाओ। किस्मत थोड़ी ठीक नहीं होगी तो अगला साल देना पड़ेगा। 2 साल केवल तैयारी में मत लगाओ कि 2 साल तैयारी करेंगे, 2 साल कोचिंग करेंगे, ये इतना ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं। और 2 साल का नतीजा तो आप देख रहे हो ना, 2 साल का नतीजा समझ में आ रहा है ना कि 2% 3% पे रिजल्ट जा चुका है, फिर भी अकल नहीं खुल रही है, फिर भी वो 2 साल 3 साल के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। क्लियर? और हिंदी मीडियम वालों के पास ना ज़्यादा किताबें हो गई हैं, ज़्यादा उनके पास नोट्स हो गए हैं। उतना नोट्स और उतनी किताबों की ज़रूरत नहीं है, वो दिमाग में लाना मुश्किल काम है। ध्यान रखना, आप अपने सिलेबस को समराइज करो। जितना कम मैटर रखोगे, अभ्यास उसका करोगे, वो दिमाग में फिट हो जाएगा। मैटर को फैला दोगे, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो संभव नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन, तो आप रेस से बाहर हो। ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि आप सिविल सेवक क्यों बनना चाहते हैं, या कई लोग अपनी वरीयता में देते हैं कि आईएएस नंबर 1, उसके बाद आईपीएस। तो पूछ लेता है सामने वाला कि आईएएस क्यों बनना चाहते हो? तो आईएएस बनने का है कि सरकार का अंग बन के हम नीतियों और योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना चाहते हैं। एक पार्ट ये बना, उत्तर का बहुत सारा पार्ट बनता है, परंतु एक पार्ट, अगर आप आईएएस अधिकारी बन रहे हो तो किसका अंग बनने जा रहे हो? सरकार का अंग बनोगे। बोलो, आपके पास खूब अधिकार मिल जाएंगे, उन अधिकारों का उपयोग कहाँ करोगे? जनता की सेवा में। तो कई बार बोलते हैं जनता की सेवा करने के लिए आईएएस बनने, तो वो ना बोल के थोड़ा टेक्निकल होके बोलना पड़ता है। यस और नो बोलो, यस और नो। तो सिविल सेवक कहाँ पे आएंगे? गैर राजनीतिक कार्यपालिका में। अच्छा ये बोलो, एक सिविल सेवक को अपना काम कैसे करना चाहिए, राजनीतिक ढंग से कि गैर राजनीतिक ढंग से? और इसी पे एक टॉपिक है, देखो अब टॉपिक देखो आप। एक शब्द को देखो, गैर तरफदारी लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, गैर तरफदारी, नोट करो। यहीं पे अभी एक बार देख लेते हैं। देखो अभी हम लोग जब इसको कर लेंगे कंप्लीट, तो पहला टॉपिक शुरू करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? नीति शास्त्र के सार तत्व। ये अभी आपका बैकग्राउंड का काम करेगा, ध्यान करना। कौन सा शब्द है? गैर। सारे लोग बोलो, क्या कौन सा टर्म है? तो इसमें गैर तरफदारी में ये आता है कि एक जो सिविल सेवक है, इसको राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। किसको? एक सिविल सेवक को। ये कैसी कार्यपालिका है? मैं पूछूं, एक सिविल सेवक को कैसे काम करना चाहिए? गैर राजनीतिक ढंग से। फिर से बोलो, एक सिविल सेवक को अपना निर्णय और कार्य गैर राजनीतिक ढंग से करना। फिर से बोलो, आप भी बोलो, इसको हटा लो, बोलो कैसे काम करना चाहिए? गैर राजनीतिक ढंग से। उन्हें किसी राजनीतिक दल या नेता या राजनीतिक दल के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना। अभी देखो, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे राजीव कुमार, ममता बनर्जी धरने पे बैठी हुई थी सीबीआई के छापे के कारण। सीबीआई का छापा पड़ा कहीं पे, और ममता बनर्जी ने विरोध स्वरूप एक धरना दिया, और धरने में पुलिस कमिश्नर जाके बैठ गए।
बैठ के उनके ऊपर एक्शन हो गया, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया कि आप पॉलिटिकल पार्टी के धरने में शामिल कैसे हो गए, आप लोक सेवक हैं, सिविल सेवक हैं, ये सो तो आप पॉलिटिकल पार्टी के धरने में, हम और आप धरने में शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में खूब बोल सकते हैं मंच से, बट एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर मन से बोल सकता है क्या कि फलानी पार्टी को वोट दें? अगर जिस दिन बोला उसी दिन एक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। उनके ऊपर एक्शन हो गया, उनके बहुत सारे मेडल वापस ले लिए गए, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई उनके ऊपर। ये स्वर्णो कौन सा शब्द है? गैर, बोलो गैर तरफदारी। शब्द का मतलब समझना, एक सिविल सेवक को अपना कार्य गैर राजनीतिक ढंग से करना, उन्हें राजनीतिक दल की तरफदारी, राजनीतिक नेताओं की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों में, प्रोग्रामों में भाग नहीं लेना। कहीं राजनीतिक कार्यक्रम होगा उसकी सुरक्षा देना उनका काम है। ये स्वर्णो सुरक्षा में तैनात रहेंगे, परंतु मंच पे जाके अपना भी 5 लाइन उसी पार्टी के फेवर में बोले, तब तो क्या है। आज कई बार आरोप लगता है कि आज अधिकारियों का राजनीतिकरण हो रहा है, आरोप लगता है। और जो ये नेता हैं, राजनीतिक दल, जो मंत्री हैं, वो क्या करते हैं? इनके पास कुछ ताकत है। किसके पास? मंत्रियों के पास। किसके पास? कौन सी कार्यपालिका? मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कई सारे लोग हैं। इनके पास कुछ ताकत है इनका ट्रांसफर करने का। कौन ट्रांसफर करेगा? बोलो कौन? पोस्टिंग करने की ताकत किसके पास? सस्पेंड कर देते हैं। बोलो, तो इन ताकतों के माध्यम से इनको अपने अनुसार चलाते हैं, कहते हैं कि तुम हमारा काम करो। वो इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से? उनके पास कुछ उपाय हैं। किनके पास है? तबादला, स्थानांतरण बोलो, ये स्वर्णो, पोस्टिंग, इसके माध्यम से वो किसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं? अदरवाइज ये तो इनके प्रति, इनका अगर स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो इनको सपोर्ट मिलता है। आगे इनको सुप्रीम कोर्ट ने एक बना रखा है, बोल रखा है, अभी तक उस पर लागू नहीं हुआ है कि सिविल सेवा बोर्ड बनाओ। स्थानांतरण जो होगा, पोस्टिंग होगी, वो बोर्ड तय करेगा, और 2 साल से कम के भीतर किसी आईएएस और आईपीएस का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। तो वो बोर्ड अभी तक सरकार ने बनाया नहीं, न्यायालय ने सलाह दे रखी है, सरकार ने। अब ये किसके कंट्रोल में है? जब चाहे तब तबादला। फिर से बोलना, मैं पूछूं गैर तरफदारी क्या है? सिलेबस को देखो आप, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? फिर से बोलना, क्या लिखा हुआ है? गैर तरफदारी। एक बार फिर से बोलो, गैर तरफदारी। उसके पहले क्या लिखा हुआ है? एक बार फिर से देखो, सिलेबस देखो आप, क्या लिखा हुआ है? सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता और, बोलो, है सिलेबस? फिर से पढ़ो, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य लिखा हुआ है। सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता और बुनियादी मूल्य, उसके सामने क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्या लिखा हुआ है? तीसरा क्या लिखा हुआ है? चौथा क्या लिखा हुआ है? मान लो सत्यनिष्ठा पूछे, यहीं से उठाओगे। सत्यनिष्ठा, सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा है, लिखा हुआ है। बुनियादी मूल्य किसका? बुनियादी मूल्य सिविल सेवा का बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य में कौन कौन है? देखो सिलेबस देखो, क्या लिखा हुआ है? सत्यनिष्ठा, दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लो मैं पूछूं गैर तरफदारी के बारे में बताओ, पहला लाइन क्या लिखोगे? गैर तरफदारी सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य। ये तो सिलेबस बता रहे हैं ना हमारा। बोलो यस और नो। मैं पूछूं इसमें सत्यनिष्ठा के बारे में बताओ, एक लाइन बोलो। इसको लिख दोगे ना तो सामने वाला खुश हो जाएगा। सिविल सेवा का एक आधारभूत मूल्य है। हम लोग जब टॉपिक नंबर 3 में जाएंगे तो इसको डिटेल से देखेंगे। बोलो क्या लिखोगे सत्यनिष्ठा के बारे में? पहला लाइन, सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य या बुनियादी मूल्य क्या है? सत्यनिष्ठा है, यानी सिविल सेवा में यह होना चाहिए। अब मैं पूछूं गैर तरफदारी बताओ, क्या लिखोगे?
आप भी बोल लो, इसको हटा लो, बोलो। गैर तरफदारी मतलब सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य कौन? गैर तरफदारी का मतलब क्या है? एक सिविल सेवक को अपना काम, उसे किसी राजनीतिक दल और नेता की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। ये नो बोलो, ये नो, तभी तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन कैसे सुनिश्चित होता है? किसके माध्यम से? चुनाव कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र और चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी? चुनाव आयोग मदद किसकी लेता है? किसकी मदद लेगा? बोलो, किसकी मदद? अगर अधिकारी किसी नेता के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो तो वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर देगा, तो लोकतंत्र तो खतरे में पड़ जाएगा। मान लो ये सवाल पूछ दे कि गैर तरफदारी का होना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, 10 नंबर में विवेचन करो। कई लोग नप जाएंगे 2-3 साल पढ़े हुए, और कोई पढ़ा रहा हो ऐसे सवाल निकाल दो ना, फिर पूछ लो उनसे उत्तर, देखो कितने तनाव में आ जाएंगे, या फिर आपके ऊपर व्यंग करके निकल जाएंगे। बोलो, लोकतंत्र की सफलता के लिए गैर तरफदारी का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र किसका शासन? बोलो, लोकतंत्र किसका शासन? जनता का शासन कैसे सुनिश्चित? चुनाव कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र, और कराने की जिम्मेदारी किसकी? साथ साथ किसकी? सारे डीएम एसपी साहब तो लग ही जाते हैं। और ये किसी नेता के साथ अपने को गठजोड़ किए हों, तरफदारी करने पे तुले हों, तो कुछ तो वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं? सारे लोग बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? तो ऐसा अगर हो रहा है तो जनता चाहती है फलाने को बनाना और ये चाहते हैं किसी, तो लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र, इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए गैर तरफदारी का होना क्लियर। तो ये कौन सा शब्द है? गैर। फिर से बोलो, कौन सा शब्द? दिमाग, माइंड बॉडी कई बार गैप हो जाता है। बॉडी यहाँ पे रहता है, माइंड किसी और से मिलके वापस आ जाता है, सेकंड में आता है। माइंड की गति बहुत तेज है। ये नो, तो यहाँ पे बोलते रहोगे ना तो समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा। और जब एक बार टॉपिक पढ़ोगे तो सवाल देखना ना कितना कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है कि सवाल जब उठाते हो लगता है कि अरे ये तो बियॉन्ड है हमारे, ये तो बनेगा नहीं, फिर तो कॉन्फिडेंस डाउन, पढ़ने का मन नहीं करेगा। और अगर आप पढ़ते ही सवाल बनना शुरू हो जाए तो फिर आपके भीतर तो कॉन्फिडेंस ऊपर लेवल पे आ जाता है। अगल बगल में 2-4 को ऐसे समझाते रहोगे, बैठो अभी तुम शांत रहो, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाके टकराते रहो किसी से। ऐसे पूछ दोगे गैर तरफदारी क्या है तो कई लोग हाथ खड़ा कर देंगे। 2 साल से पढ़े रहे हैं दिल्ली में, पूरा कोचिंग खत्म कर चुके हैं, ABC पता नहीं है। इसलिए देखोगे ये गैर राजनीतिक कार्यपालिका, और ये कौन सी कार्यपालिका? ये तो अपना काम राजनीतिक ढंग से ही करेंगे, उसका श्रेय लेंगे, मैंने ये काम किया। ये जो मंत्री होते हैं श्रेय लेते हैं कि देखो मैंने ये काम किया, जनता में ये काम किया। इनको श्रेय लेने का अधिकार नहीं है। कभी डीएम करके ये नहीं बोलता कि मैंने ये किया वो किया। कभी सुने हो क्या? अनामता का सिद्धांत है। ये नो, श्रेय कौन लेगा? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? जनता के प्रति। बोलो ये नो, फंडा समझना। ये नो, कभी एसपी महोदय बोलेंगे नहीं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मंच पे चल के कभी बोलते हुए सुने हो? भले ही चाहे जितना अच्छा काम किया हो, श्रेय कौन लूटता है? मंत्री जी कहेंगे हमारे जिले में बहुत अच्छा काम हो गया। बोलो ये नो, गैर तरफदारी, फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? और कोई प्रश्न? थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि IAS को और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।